भारतीय नाटक आदमी, उसके बावजूद भी आपने किसी जगह पर नौकरी ना करके आप इस विधा में गए, तो आप क्या यूरोप में गए थे? और फिर आप बहुत पुरानी बात है कि जब आदमी पढ़ लिख जाता है ना तो पागल हो जाता है। यानी कि जब वो ज़्यादा जान लेता है तो वो कि तुम करना क्या चाहते हो? तो मैंने कहा यार हम करना तो यही है। उस समय उसको कोई डायलॉग नहीं, एक्शन चल रहा है। एकदम से मैंने उस पे डाला कि हाय हम आता हंसते हुए क्या कि साहब एक लड़की की मामा से शादी हो सकती है। इस पूरी रिलेशनशिप को बदल दिया। हिंदी फिल्में हिंदी क्यों नहीं है? आप ये कहना चाहते हैं कि हिंदी फिल्में हिंदी क्यों नहीं है यार? नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव यूपी न्यूज़ 24 में। हमारे शो टॉक विद शिव के साथ आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलाने जा रहे हैं जिनसे मिलकर के आप भी खुश हो जाएंगे। आपने तो स्पाइडरमैन 3 का नाम सुना ही होगा। विक्रम वेदा जो साउथ की फिल्म है, इसके अलावा आपने फेमस लवर जैसी फिल्में, मगधीरा और केजीएफ का भी नाम सुना होगा। ये ऐसी फिल्में हैं जो आपके घरों में मनोरंजन के साथ साथ सिनेमा हॉल पे धमाल मचा दिया था उत्तर भारत के सिनेमा घरों में। तो आप इसके राइटर और इसके डायलॉग ट्रांसलेटर से तो मिलना चाहते ही होंगे, जिसने इतना इंटरेस्टिंग इस पूरी फिल्म को बनाया कि साउथ से लेकर के उत्तर में भी इन फिल्मों ने धमाल मचा दिया है। ऐसे ही महान शख्स हमारे सामने आज हैं मिस्टर गौतम सिद्धार्थ जी। स्वागत है आपका हमारे लाइव यूपी न्यूज़ 24 में। और आज हम गौतम सिद्धार्थ से कुछ कड़े प्रश्न करेंगे। हम लोगों के मन में बहुत सी बातें साउथ की सिनेमा और उत्तर की सिनेमा को लेकर के है, इसी संदर्भ में हम बात करने जा रहे हैं। और हाँ, एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि गौतम जी उत्तर भारतीय हैं, यानी मूलतः आप बिलोंग करते हैं लखनऊ से, और बलरामपुर से, जौनपुर से, उसे तो पूरे देश से नाता है आपका। लेकिन मूलतः हम एक बार ये मान लेते हैं कि आप उत्तर भारत के मूलतः रहने वाले हैं। और इस विधा में आप कैसे गए? अक्सर ये होता है कि जब कोई व्यक्ति बंबई की तरफ प्रवास करना शुरू करता है तो उसके मन में ये होता है कि वो हीरो बनेगा। तो गौतम जी, शुरुआत आपने कैसे की? क्योंकि उस समय के जिस एरा के आप हैं, 1958 की बात है, उसके बाद जब आप युवा हुए, युवा होने के बाद खूब नौकरियां थी, खूब चांसेस थे, आप आराम से नौकरी कर सकते थे, अच्छी जॉब कर सकते थे, और आप विधि स्नातक हैं, लखनऊ से ही हैं, और भारतनाट्य अकादमी से आप पढ़े हुए हैं, उस भारतेंदु नाट्य अकादमी। उसके बावजूद भी आपने किसी जगह पर नौकरी ना करके आप इस विधा में गए, तो आप क्या हीरो बनने गए थे और फिर आप राइटर हो गए? नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक ऐसा प्रश्न है जिसको कि आप कुछ यूँ देखें कि एक बहुत पुरानी बात है कि जब आदमी पढ़ लिख जाता है ना तो पागल हो जाता है। यानी कि जब वो ज़्यादा जान लेता है तो वो हर चीज़ में खुड़पैच करता है। वैसी ही हालत है कि जब इन सारी चीज़ों के साथ गुजरते हुए, पूरे हिंदुस्तान में रहते हुए, सारी बचपन से मैं मछलीपट्टनम में भी रहा हूँ, विजयवाड़ा में भी रहा हूँ, गुंटूर में भी रहा हूँ, राजस्थान में श्रीगंगानगर में भी रहा हूँ, और बिहार में जो है वो सिधौलिया और छपरा सीवान लूप लाइन पे भी रहा हूँ। इवन मैं मिथिला में भी रहा हूँ, रैयाम और इन सब जगह रहा हूँ, तो मैं पूरे हिंदुस्तान में रहा हूँ। तो चक्कर ये हुआ कि जब इस हिंदुस्तान को देखते 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 आपको ये समझ में आने लग गया कि नहीं यार, बड़े होते होते तो आपको ये समझ में आने लग गया कि नहीं यार, संसार सिर्फ इतना ही नहीं है, संसार इतना बड़ा। तो जब मैं यहाँ लखनऊ आया, इलाहाबाद से बीए करने के बाद जब मैं लखनऊ में आया तो मैं यहाँ लॉ करने आया था। लेकिन लॉ करने के साथ साथ मुझे एक भारतीय नाट्य अकेडमी पता चला कि साहब यहाँ 300 रुपये स्टाइपेंड मिलता है अगर आप पढ़ें। तो मुझे लगा यार मेरा खर्चा निकल जाएगा अगर मैं यहाँ पढ़ लूँगा। तो पापा जितना भेजते थे वो भेजते थे, उसके अलावा मुझे लगता था ये 300 रुपये और मिलेंगे ना तो यार मैं कुछ और भी कर सकता हूँ। लेकिन मैं भारतीय नाट्य अकेडमी में गया तो वहाँ मुझे 3 टीचर मिले। पहला जो मेरा टीचर था वो थे मिस्टर M.K. रैना, जिन्होंने कि मुझे 1 महीने भर की वर्कशॉप में ये जिज्ञासा जगा दी कि यार थिएटर भी कोई चीज़ होती है। मैं उस समय जब मैं थिएटर में आया तो मैं 26 साल का था। उसके बाद मैं भारतीय नाट्य अकेडमी मैंने ज्वाइन किया। तो भारतीय नाट्य अकेडमी में मुझे 3 टीचर मिले। एक मिले मिस्टर राज बिसारिया, दूसरे मिले मिस्टर हेमंत भाटिया, और तीसरे मिले मिस्टर अनुपम खेर। अनुपम खेर हमें एक्टिंग सिखाते थे, भाटिया साहब जो हैं वो मुझे स्टेज क्राफ्ट सिखाते थे, और बिसारिया साहब पूरा थिएटर सिखाते थे। उस इंसान ने, जिनका नाम राज बिसारिया है, उन्होंने इस 26 साल के आदमी में ये डेवलप करना शुरू कर दिया कि जो तुम सोचते हो वैसा है नहीं, और जो है वो दिखता नहीं। तो पीछे क्या है, उन्होंने जो पीछे की गाथा गढ़नी शुरू की, उसने बड़ा इंटरेस्ट पैदा करना शुरू किया। अल्टीमेटली जब मैं 3 साल बाद 2 साल जब मैंने कर लिया, और 2 साल करने के बाद हम साल भर तक यहीं ऑल ओवर यूपी में अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में प्ले डायरेक्ट करते रहे,
तब तक मैं लॉ कंप्लीट कर चुका था और मैं प्रैक्टिस कर रहा था, किसी के साथ था, जूनियर था लेबर कोर्ट में, पहले एपीसी नोट पे हुआ करता था, श्रीवास्तव साहब। लेकिन मुझे हमेशा ये लगता था कि जो हो रहा है इसके पीछे क्या है, जो जो कैरेक्टर है उसके पीछे क्या है, कहानी के पीछे क्या है, कहानी कहाँ से शुरू होती है। तो उस जिज्ञासा ने मुझे ये कह दिया कि नहीं गुरु, करना तो ये है कि पीछे क्या है। उस वजह से मेरा इंटरेस्ट डायरेक्शन की तरफ बना, क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि करने से पहले आपको बहुत पढ़ना पड़ता है। उस नाटक के बारे में पढ़ना पड़ता है, या उस फिल्म के बारे में पढ़ना पड़ता है, उस कैरेक्टर के बारे में पढ़ाई बहुत करनी पड़ती है, पढ़ना बहुत पड़ता है। तो उस पढ़ाई ने मुझे, जब मैं यहाँ पे था और मैं कुछ कर रहा था, मेरी शादी भी हुई, अल्टीमेटली मेरी वाइफ ने मुझसे कहा कि तुम करना क्या चाहते हो। तो मैंने कहा यार हम करना तो यही चाहते हैं। तो उसने कहा ये गढ़ तो नहीं है, लखनऊ तो गढ़ नहीं है। तो मैंने कहा फिर कहाँ आया, कहने लगे तो मुंबई गढ़ है। मैंने कहा यार शादी हो चुकी है। तो जब मुंबई में डायरेक्शन की बात आई तो मैंने वहाँ कुछ लोगों को असिस्ट किया, मतलब कुछ कभी ऐसे ही, जिसमें अनिल चौधरी जी थे जिन्होंने कबीर बनाई, तो मैं कबीर में असिस्टेंट था। खैर वहाँ से मेरा नज़रिया बदला और मुझे ये लगने लगा कि सब चीज़ अच्छी है तो बुरी क्या है। भाई जब आप काम कर रहे हैं तो सब अच्छा अच्छा है, क्योंकि सब अच्छा अच्छा शूट हो रहा है, सब अच्छा अच्छा एडिट हो रहा है। तो मैंने ये वर्कआउट करना शुरू किया कि साहब बुरा क्या है, अगर यही है तो इसमें बुरा क्या है। तो ये जो पीछे जाने की जो विधा है उसने मुझे एक्टिंग की तरफ नहीं घसीटा। जो शुरुआत विसारे साहब ने दिमाग में डाल दी उसने मुझे एक्टिंग की तरफ नहीं खींचा। मैं खेर साहब का स्टूडेंट रहा हूँ, मैं एक्टिंग जानता हूँ कि क्या है और कैसे की जा सकती है, उसकी टेक्निकल चीज़ें क्या हैं, उसको टेक्निकलिटी से उसको, जिसको कि हम लोग कहते हैं कि मेथड एक्टिंग और इमोशनल एक्टिंग, व्हाट इज़ मेथड एक्टिंग और व्हाट इज़ इमोशनल एक्टिंग। तो वो सब चीज़ें जानने के बाद भी मुझे ये लगा कि नहीं यार इसके पीछे जाके देखना चाहिए। तो इसलिए मैं एक्टिंग की तरफ नहीं गया, मैं पीछे की तरफ जाने की कोशिश करता रहा। यहाँ ज़्यादा नॉलेज है जहाँ पर की। अच्छा, दूसरी चीज़, एक सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आपकी रुचि ट्रांसलेटर के रूप में कैसे हो गई? जैसे साउथ की फिल्मों को आप पूरे हिंदी भाषाओं तक पहुंचाने का बड़ा काम आपने किया, और ये छोटा काम नहीं है। साउथ की फिल्मों को ला करके उत्तर भारत में लाना और उसके बाद में हिंदी भाषी तक पहुंचाना, और इतनी फिल्मों को आपने ट्रांसलेट किया है, और वो लोगों ने, उत्तर भारत के लोगों ने उसे सराखों पे रखा उन फिल्मों को, और वो डायलॉग डिलीवरी भी आप ही की है। तो ये कैसे, इसमें रुचि कैसे गई? मतलब एक डायरेक्टर, एक असिस्टेंट डायरेक्टर, और उसके बाद स्क्रीन प्ले, और इतनी अनेकों विधाओं में आपकी महारत हासिल है, और उसमें एक ये विधा जो है वो क्या कह सकते हैं कि सोने पे सुहागा जैसा है। तो ये किस तरफ कैसे मुड़े आप? यार इसकी कहानी वो है कि, और पहली फिल्म आपकी कौन सी थी जो आपने? बताता हूँ। मैं 45 साल की उम्र में मैंने सहारा वन टेलीविज़न ज्वाइन किया। तो मैं वहाँ एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर था। तो मेरे साथ कई ऐसे प्रोड्यूसर्स थे जो कि बहुत नॉलेजेबल थे, जैसे सचिन पिलगांवकर था, बहुत जो लोग जिनका मैं एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर था। उस दरमियान चला ये कि मैं 7 साल तक सहारा वन टेलीविज़न में रहा, और मेरी फिल्म इंडस्ट्री छूट गई। तो जो मैं असिस्टेंट से डायरेक्टर होने की जो कंडीशन थी, चीफ असिस्टेंट हुआ, फिर मैं डायरेक्टर हुआ। मैंने खेर साहब की एक कंपनी थी, मीडिया एंटरटेनमेंट कंपनी, उसमें कुछ डायरेक्टर्स थे, जिसमें एक रवि राय थे, इम्तियाज़ थे, हम थे, भाटिया साहब थे। खेर साहब ने अपनी कंपनी बनाई, उस कंपनी में मैं एज ए डायरेक्टर आया। तो जब ये हो रहा था कि वो 7 साल गुजरे, उस समय तक मैं इंडस्ट्री से आउट हो गया। मुझे एकदम से लगने लगा मैं नौकरी करने यहाँ आया हूँ, तो यार मैं बुरा था लखनऊ में। मैं लखनऊ में ही नौकरी करता, नौकरी पैसे कमाने तो नहीं आया हूँ ना, वो पीछे की झांकने की आदत। तो मैं कुछ और ढूंढने लग गया। तो मुझे करीब जब मैं 50 का हुआ, तो 50 का हुआ, तो मुझे कहीं से एक ऑफ़र आया, और वो साउंड एंड विजन एक कंपनी थी जो कि अंग्रेज़ी फिल्मों को हिंदी में ट्रांसलेट करती थी। वो सारी अंग्रेज़ी फिल्में वही हिंदी में ट्रांसलेट करती थी, साउंड एंड विजन। उनकी हेड थी लीला घोष। तो वहाँ से एक ऑफ़र आया कि एक फिल्म आई है जिसका नाम है स्पाइडरमैन, उसको भोजपुरी में ट्रांसलेट करना। क्यों? क्योंकि साहब सोनी पिक्चर्स ने डिसाइड किया कि तेलुगु, तमिल, हिंदी के अलावा एक और लैंग्वेज में वो पैरेलली उसको वो करेंगे
क्या कहते हैं रिलीज करेंगे, वो है भोजपुरी, क्योंकि भोजपुरी फिल्मों को उस समय बहुत बोलबाला था। तो इसको लिखेगा कौन? भोजपुरी राइटर्स को कांटेक्ट किया गया, तो उन्होंने कहा कि यार एक इसको तो ऐसे नहीं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। सोनी पिक्चर्स का था कि जो बोला गया है वही ट्रांसलेट होना चाहिए। तो वो जिम्मा मेरे पास आया, मैंने उसका टेस्ट दिया, मैंने उनकी 4 लाइनें भोजपुरी में ट्रांसलेट की, फिर मैंने भेजा। मेरा वो पहला एक्सपीरियंस था। तो उन्होंने मुझे अप्रूव किया, अप्रूव करने के बाद मैं साउंड एंड विजन में गया। अब मैंने पूरी वो उसको ट्रांसलेट किया भोजपुरी में, उसको डब करना था रवि किशन को। तो अब यहाँ से जब हम पहुँचे, अब बदला कैसे मैं, जब हम फिल्म देख रहे थे तो फिल्म देख करके डायलॉग बोल रहे थे, क्योंकि जो डायलॉग वो तो लिख लिए, लेकिन जब मुझे ऐसा लगने लगा, ये मेरे अंदर से निकलता था कि ये जब मुंह ढक लेता है ना तो कुछ भी किया जा सकता है। इस जगह तो कुछ भी लाइन डालो, तो मुंह ढक लिया इसने। तो जब तक मुंह खुला हुआ है, जब उसका मुंह खुलता है डायलॉग शुरू होता है, उसका मुंह बंद होता है डायलॉग बंद हो जाएगा। जब ये ढक लेगा तो कुछ भी खेल लो गुरु। तो मुझे मजा आने लगा। अब जैसे वो स्पाइडरमैन में एक मुक्का मारता है और वो 3 में, और उसका पेट में हाथ धस जाता है और उसके बालू निकल आती है, उस समय उसको कोई डायलॉग नहीं, एक्शन चल रहा है। एकदम से मैंने उस पर डाला कि हाई ला हमारा हंसवे धस गई। तो अब ये तो मुंह बंद है तो बोल लो। ऐसे बहुत ढेर सारे खेल हमने करने शुरू किए। जैसे वो ऊपर बिल्डिंग में बैठा हुआ है, जूता निकालता है, उसको साफ करता है, देखा आज तो मैया बहुत मारी, काहे तो ये मत जुतवे में धूल धसा गई। तो इस जगह लखनऊ ने बहुत मदद किया, यहाँ के सेंटेंसेस ने बहुत मदद की। पहली साउथ फिल्म कौन सी थी जिसको आपने डायलॉग दिए उठा? वो थी सुपर खिलाड़ी। सुपर खिलाड़ी? हाँ, सुपर खिलाड़ी जूनियर NTR था, और उसमें वो एक लड़की से इश्क करता है, और वो लड़की अपनी फ्रेंड के लिए उसको उसका लवर बना के भेज देती है कि साहब इसको संभाल लो, नहीं तो इसका बाप तो बर्बाद कर देगा, प्रकाश राज। अब ये वहाँ पहुँचता है, उसका नाम ओरिजिनली वृंदावनम है, उसका पूरा घर जो है वृंदावन की तरह दिखाई देता है, मतलब हर तरफ मोर है। जब मैं इसको लिखने लग गया तो मैं एक पॉइंट पे फंस गया कि साहब एक लड़की की मामा से शादी हो सकती है, वहाँ होती है, मामा से शादी होती है, वो चक्कर वही था। तो मैंने इस पूरी रिलेशनशिप को बदल दिया। मैंने कहा ये मामा मत रखो यार इसको, नहीं तो ये नॉर्थ इंडियन नहीं समझेगा। तो मैंने उस पूरी रिलेशनशिप को जब मैं बदलने लगा तो मैंने कैरेक्टर्स बदलने शुरू किए, उनके डायलॉग्स बदलने शुरू किए, क्योंकि वो तो मामा है ओरिजिनली, उसमें तेलुगु फिल्म थी। तो वो जो कैरेक्टराइजेशन चेंज हुआ उसमें बहुत लखनऊ ने बहुत मदद की। बोलने के अंदाज में लखनऊ, ब्रह्मानंद के बोलने के अंदाज को मैंने प्योरली जो है वो कम या कैसे पे वो रखने की कोशिश की। तो जब मैंने वो फिल्म डब की और मतलब लिख दी, और उन लोगों ने डब कर दी साउंड एंड विजन ने, और वो सोनी पिक्चर्स में गई, किसी एक है गोल्डमाइन टेलीफिल्म्स, बहुत बड़ी कंपनी है, उसने पहली फिल्म उन लोगों से यही कराई थी, फिर उसने अपनी कंपनी बनाई है। तो वो जब सोनी पिक्चर्स में गई तो सोनी पिक्चर्स वालों ने कहा कि ये हिंदी में है क्या? तो लोगों ने कहा नहीं साहब ये तेलुगु से डब हुई। तो लोगों को ये समझ में लगा कि तेलुगु से डब होने के बाद भी नॉर्थ इंडियन पैटर्न रखा जा सकता है, इसको एज इट इज डब नहीं, आप लाइंस बदल सकते हैं। आप लाइंस के बीच में जब मैं मुंह खुला और मुंह बंद हुआ, यहाँ तक आपकी आज़ादी है। इसमें प फ प भ म यही वर्ड्स हैं जो मुंह बंद होंगे, बाकी तो खुले ही हुए हैं ना। इस खुले हुए मुंह में आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो ये टेक्निक मुझे वहाँ से समझ आई। तो फिर मैं इस तरफ आया, और मैंने जितनी फिल्में लिखी उनमें नॉर्थ इंडियन टच ज़रूर रखा, और उसमें मेरा लखनऊआ अंदाज बहुत काम आया। दूसरी एक सबसे बड़ी चीज़, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने एक बार कहीं रिपोर्टर्स को उन्होंने जवाब दिया था कि आखिर क्या बात है कि साउथ की फिल्में बहुत ज़्यादा लोगों को अपील करती हैं कंपेरेटिवली नॉर्थ की फिल्मों से, और आज तो हम देख रहे हैं कि लगभग वो आती हैं और बॉक्स ऑफिस पे छा जाती हैं और औंधे मुंह गिरती हैं बड़े बॉक्स ऑफिस पर बड़े स्टार की फिल्में उनके आगे। तो उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया था, अभी आपने भी उस शब्द का प्रयोग कर ही दिया, आधी हिंदी आधी इंग्लिश। तो उनका कहना था कि जो नॉर्थ की फिल्में हैं उसमें लोग अंग्रेजी बहुत बोलते हैं, अपनी ओन भाषा में काम नहीं करते। उन्होंने साउथ के लिए कहा था कि साउथ के लोग अपनी ओन भाषा में पूरे फिल्म के सेट पे डायरेक्शन देते हैं,
मतलब तमिल वाला है तमिल में बात करेगा, उनका बड़ा हीरो भी आएगा अगर तो वो भी उसी में बात करेगा। तो क्या ऐसा कुछ है जो नवाजुद्दीन कह रहे हैं, क्या उसमें कुछ सत्यता है देखिए या बिल्कुल उससे फर्क पड़ता है बॉलीवुड को? पड़ता है, थोड़ा पड़ता है, पड़ता है, मतलब पूरा नहीं। पूरा नहीं। देखिए एक दिक्कत है ये कि मैं लिखता भी हूँ, मैं बहुत सी मैगजीन्स में लिखता हूँ। अभी मेरे सामने एक सब्जेक्ट आया जिसको मैं लिख रहा था और मैंने बीच में छोड़ दिया, वो है कि हिंदी फिल्में हिंदी क्यों नहीं है, हैं? आप ये कहना चाहते हैं कि हिंदी फिल्में हिंदी क्यों नहीं है यार, हिंदी फिल्में अंग्रेजी क्यों हो जाती हैं, जबकि तमिल की फिल्में तमिल बन जाती हैं, बंगाली की फिल्में बंगाली में बनती हैं। तो मेरा ये कहना था कि हिंदी फिल्में हिंदी का मतलब सिर्फ क्लिष्ट शब्द नहीं है, कठिन शब्दों की भाषा नहीं है, ये आसान शब्दों की भी भाषा है। आसान आप कह सकते हैं कि इसको आसानी से भी बोला जा सकता है, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि अब जैसे ज़रूरी, अब ज़रूरी को आवश्यक, कोई आवश्यक थोड़ी है कि इसको कोई ज़रूरी थोड़ी है। तो आप कहेंगे नहीं साहब ये तो उर्दू हो गई। नहीं, ये उर्दू नहीं है, ये हिंदी है, क्योंकि उर्दू भी हिंदी और बाकी लैंग्वेज से मिलकर बनी है। जो डायरेक्टर्स हैं उनके लिए, जो हमारे जैसे लोग हैं, उनको अगर अंग्रेज़ी नहीं समझ में आ रही है तो उनके पास खोजने का समय है कि यार इसको कैसे खोजें, इसमें नया सेंटेंस कैसे डालें। बट वहाँ तो उसको तुरंत जो है इमोट करना है चीज़ें। तो ये बिल्कुल सही है कि जो एक्टर जिनको अंग्रेज़ी आती है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो अच्छा इमोट कर लेते हैं। मतलब अगर उनको अंग्रेज़ी आती है तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत अच्छे एक्टर हो गए। एक्टर वही अच्छा होता है जो इसको ये समझ में आता है कि ये सीन क्या है, ये कैसे किया जाएगा। तो उसके प्रश्न होंगे, उन प्रश्नों का जवाब देना होगा आपको। अगर वो प्रश्नों का जवाब नहीं देंगे तो वो अच्छी तरीके से इमोट नहीं कर पाएगा, चाहे आप हिंदी में बोलें चाहे अंग्रेजी में बोलें। अच्छा, साउथ की फिल्मों में एक चीज़ देखने में आई है, जो उत्तर की फिल्में जो बॉलीवुड की हैं, लगभग 90 के दशक के बाद बॉलीवुड का पूरा सिनेरियो चेंज हुआ और साउथ की फिल्में जिसको आप डब मतलब ट्रांसलेट करते हो सारी चीज़ें, उसमें एक चीज़ देखने को आ रही है कि जो इंडियन मैथोलॉजी है उसको वो काफ़ी प्रमुखता से रखते हैं। मतलब जैसे कि आपने बाहुबली को देखा या कोई और भी फिल्में देखिए, रुद्रा देवी हुआ या कुछ भी, तो उसमें वो हिंदू मैथोलॉजी को बहुत प्रोटेक्ट करते हैं, उसकी बात करते हैं और फिल्में चल जाती हैं। ऐसे प्रयोग बॉलीवुड में क्यों नहीं होते? क्यों? क्योंकि उनको वो लैंग्वेज ही नहीं आती। तो जो बनी बहुत बढ़िया, सब कुछ खूबसूरत यार, सब बढ़िया बढ़िया एक्टर, बट वो चल क्यों नहीं पाई? बिकॉज वो लैंग्वेज उनकी नहीं थी। तो बॉलीवुड क्यों डर रहा है इस चीज़ से? मतलब मैथोलॉजी फिल्में बॉलीवुड नहीं ला रहा। नहीं, अभी आप वो देखिए जो कितनी चली वो ये जिसमें अमिताभ बच्चन थे और रणबीर कपूर था। कल की नहीं यार, उसके पहले जिसमें वो ऊपर जाता है और आलिया भट्ट थी और ये था क्या नाम था उसका यार, जिस ब्रह्मास्त्र चली यार। अब ब्रह्मास्त्र तो बहुत चली है। तो ऐसा कोई डिमार्केशन नहीं है, आप उसको कैटेगराइज्ड नहीं कर सकते, कैटेगरी में नहीं डाल सकते। यहाँ पे ब्रह्मास्त्र बहुत चली, क्योंकि इसको बहुत बड़े इलाके के लिए बनाना होता है। तो बड़े इलाके के लिए बनाने के लिए आपको डिफरेंट डिवाइसेस इस्तेमाल करनी पड़ती है। आप उस डिवाइस में अगर फिट इन नहीं बैठते, जैसे रईस है। अब रईस एक गुजरात के एक पैटर्न पे बनाई गई फिल्म है, तो हिंदी फिल्म तो गुजरात पे भी बना रही है, बिहार पे भी बना रही है, ठिकाने पे भी बना रही है, वो 370 भी बना रही है। ये तो अपने ही इलाके के लिए बना रहे। ये जब भी अपने इलाके से बाहर निकलते, रोज़ा इन्होंने ले जाकर के जो है वो कश्मीर में शूट किया, वो सारी तमिल, वहाँ तो सभी तमिल बोल रहे थे। उसके बाद उन्होंने दूसरी फिल्म बनाई जो कि शाहरुख के लेके बनाई। अब शाहरुख वाली फिल्म नहीं चली है, दिल से पिट गई। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज जहां डिफर करते हैं आप, जैसे ही लैंग्वेज आपकी जो आपकी नहीं है, जो नवाज कहता है कि जैसे ही लैंग्वेज आपकी नहीं है तो आप हिल जाते हैं। सत्यजीत रे तक हिल गए। तो लैंग्वेज आपकी अपनी होना डायरेक्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और उसका दायरा समझ में आना डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। हिंदी फिल्म का दायरा बहुत बड़ा है यार, राजस्थानी भी देख रहा है, बंगाली भी देख रहा है, साउथ इंडियन भी देख रहा है, गुजराती भी देख रहा है, उधर उड़िया वाला भी देख रहा है, मध्य प्रदेश वाला भी देख रहा है। तो आपको ये सारी चीज़ें समेटनी होती हैं। फिर आप टारगेट ऑडियंस फाइनल करते हैं कि जैसे मैंने आपसे कहा कि 3 तरीके की फिल्में बनती हैं। पहला तो इंटेलेक्चुअल फिल्म, दूसरी फैमिली फिल्म, तीसरी
किसी और तरीके की फिल्म जिसका ज्यादा समाज है। अच्छा, क्या बॉलीवुड के राइटर्स और साउथ के राइटर्स में अंतर है? बहुत बहुत अंतर है। बहुत यार, मैं ये कहते हुए बिल्कुल मुझे हिच नहीं लगती। बॉलीवुड का राइटर लीक पीटता है, जिसको कहते हैं ना, पैटर्न को ही फॉलो करता है। साउथ के राइटर्स पैटर्न तोड़ने में बिलीव करते हैं। तो ये जो 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 जैसे मैं कहता हूँ, ये मैथमेटिक्स है, तो इस मैथमेटिक्स को फॉलो करने की कोशिश करता है या नहीं करता है। साउथ इंडियंस इसी मैथमेटिक्स को तोड़ते हैं। जैसे इमोशन का आना है, जो एक हम ये कहें कि साहब साउथ इंडियन फिल्मों में इमोशन बहुत होता है। हमारे यहाँ इमोशन की जगह इसलिए नहीं बन पाती क्योंकि इमोशन हमारे यहाँ के देखने वालों को ड्रैग करने लगता है। अब राम प्रसाद की 13वीं सीमा पहवा डायरेक्ट कर रही थी, और वो नसीर, बहुत बढ़िया फिल्म है, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत फिल्म, और कुछ इमोशनल सीक्वेंसेस थे, बहुत कमाल के सीक्वेंसेस थे। सीमा जी ने बहुत अच्छे शूट किए थे। मैं तो पूरी फिल्म के साथ था, और भाई साहब वो सीन जा करके एडिटिंग टेबल पर कट गए। क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्शन साइड था, उसमें जो बैठा हुआ एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर था, उसके लिए वो इमोशन इंपॉर्टेंट नहीं था। वो ऑडियंस के लिए होगा लगता है, क्योंकि जितने लोग वहां पहुंचे हुए हैं यार, इसके पीछे सोशियो बैकग्राउंड की, सोशियो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका ही कोई इमोशन नहीं है, क्योंकि वो तो अंग्रेजी स्कूलों से पढ़ के बड़े बड़े लोग हैं, उनके बड़े बड़े घर हैं, उनके बाप बहुत अमीर रहे होंगे, और वो गरीबी दिखाने की बात करते हैं। तो जब आप गरीबी लेके जाते हैं तो उनको समझ ही नहीं आती। उनको मदर फादर की इमोशन लेके जाते तो उनको समझ नहीं आती, तो वो आपको अप्रूव ही नहीं करते, काट के बाहर फेंक देते, तो वो नहीं मिलता आपको। सिद्धार्थ जी, एक बड़ा प्रश्न ये है कि अभी हाल ही में हमने देखा कि बॉलीवुड की बड़ी फिल्में औंधे मुंह बॉक्स ऑफिस पे गिर गई और छोटे बजट की फिल्मों ने धमाका मचा दिया। जैसे आप मुंजा की बात कर लीजिए, आर्टिकल 370 की बात कर लीजिए, अभी स्त्री 2 जो आई है उसने तो अक्षय कुमार की फिल्मों को भी पीछे घसीट दिया, मतलब पीछे फेंक दिया, और अभी भी वो चल रही, मतलब आज भी अगर उसको सर्च करते हैं, अगर आज भी हम देखते हैं गूगल पे, तो स्त्री 2 अभी भी सिनेमा हॉलों में टिकी हुई है, नहीं जा रही। ये क्या कारण है कि बॉलीवुड में छोटे बजट की फिल्में तो हिट कर रही हैं और बड़े बजट की फिल्में आके औंधे मुँह गिर जा रही हैं? तो क्या उसमें ये जो अभी हम लोगों ने जिस संदर्भ में वार्ता किया है, क्या वो सब भी कुछ कारक हैं उसके? यार देखो, एक बहुत छोटी सी बताएं, ये जो डर है ना, भय, ये भय एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप इस सब्जेक्ट पे कभी भी फिल्में बनाना चाहें, ढंग से बना दें तो ये हिट होती है। हमारे समय में मानो या ना मानो या इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो टेलीविज़न पे चलती थी। हम बड़े हो चुके थे, हमारे बच्चे बड़े हो रहे थे, तो होता ये था कि सारे बच्चे इकट्ठा होकर के और कमरे में अंधेरा करके और बैठ करके और डरने के लिए वो सीरियल देख रहे होते थे। तो डर एक ऐसी चीज़ है ना, अगर डर को आप ढंग से बना ले जाए तो वो कभी भी हिट होगी यार, जिसको हम कहते हैं हॉरर। हॉरर का जॉनर कभी भी हिट होगा। नहीं, इसमें हॉरर में एक याद आ गया, आपने हॉरर फिल्मों की बात करी, एक फिल्म अज्ञात आई थी, आपको ध्यान होगा? अब मैं जानता हूँ वो विक्रम भट्ट ने बनाई थी। हाँ, मतलब महेश भट्ट के भाई थे। तो उस फिल्म का भी बड़ा प्रोमो बड़ा ज़बरदस्त आया, और पूरे हिंदुस्तान में जब वो रिलीज़ हुई, खासतौर नॉर्थ इंडिया में, तो इत्तेफाक से मैं भी उसको देखने गया था। और आपसे बताता हूँ कि अंतिम समय में हॉल से निकलते समय उस भाषा का प्रयोग किया जो समानता लोग नहीं करते, मतलब उसमें कुछ नहीं था, वो डर ही डर था, बाकी उसका ना कंक्लूजन आया, ना अज्ञात 2 कभी आई। तो वैसी भी फिल्में आई जिनको लोगों ने देखा तो फर्स्ट टाइम, लेकिन बहुत ज़्यादा उसका रिस्पॉन्स नहीं आया। इसके पीछे एक वजह है। हाँ, जब आप लीक पीटने लगते हैं ना, हाँ, तो आप फ्लॉप बना देते हैं। मैं आपसे वही कह रहा हूँ ना, लीक पीटते हैं बॉलीवुड वाले। उसने ऐसा किया तो हम ये कर देंगे, उसने ऐसा किया तो हम यहाँ से ले लेते हैं, इसको ऐसा करते तो यहाँ ले लेते, तो वो तो फिल्म नहीं बनती यार। तो और विक्रम भट्ट ने अच्छी फिल्में बनाई है, ऐसा नहीं है, इसी में पिट गया था वो। तो उसने वो कौन है, हाशमी वाशमी को लेकर अच्छी फिल्में बनाई है, ऐसा नहीं है। लेकिन वो इसी में जैसे ही वो लीक पीटने लगोगे ना, तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी। तो लीक पीटना, स्क्रीन प्ले इज सो इम्पोर्टेंट।